बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए मैथ्स क्लास में। बच्चों, लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो आपका रिलेशन और फंक्शंस पर था, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में वो सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स या अपनी शीट को अपलोड करिए। बच्चों, आज हम लोग एक दूसरा मुख्य टॉपिक जो है एनडीए एग्जाम में खूब पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक में जो वर्ड सीक्वेंस यूज हुआ है, हम लोग उसके बारे में चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये जो सीक्वेंस वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो देखो भाई, सीक्वेंस का मतलब होता है कि एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर विच फॉलो अ रूल। मतलब कोई भी चीज ऐसे रख दी जाए, लिख दी जाए, जो किसी पैटर्न को फॉलो करे, तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर या एनीथिंग स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए रखी जाए या लिखी जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा, मैथमेटिक्स में मैं यहां पर कुछ नंबर आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ये हो गया, दूसरा देखो, तीसरा हो गया, इस तरीके का। तो बेटा देखो, तीनों जो नंबर लिखे गए हैं, जरा इनको वन बाय वन हम लोग, ये जो पैटर्न क्या बन रहा है क्या, तो आपने देखा भाई, वन जो है वो एक बार है, जो नंबर दो है वो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है। तो आपने देखा कि भाई एक पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, 2 3 5 7 11, भाई ये भी तो पैटर्न बन रहा है। ये सारे क्या दिए हुए हैं? ऑल दी प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो बेटा ये भी तो एक पैटर्न हो गया। तो क्या हो गया? फाइनली सीक्वेंस हो गया। अब देखो, 1 4 9 16 25, ये बच्चों क्या है? ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर दिए हुए हैं। तो 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, मतलब ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो बेटा ये भी एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं ना। तो ये जितने भी पैटर्न दिए हुए हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात ये आती है कि सीक्वेंस की रिलेशन और फंक्शन, जो चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर हम इससे कहें कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी सीक्वेंस की, तो आप जवाब क्या दोगे? तो आप कहोगे कि जो सीक्वेंस है बेटा, वो एक तरीके का फंक्शन है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers। ये मेरी बात समझ में आई बेटा? मतलब कहने का ये है, ये बना हुआ भाई, एक आपका ये बना हुआ है, ये क्या है? कोई सीक्वेंस है। ठीक है, एन मान ले रहे हैं इसको। यहां पर 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और इसकी डेफिनेशन दी है, मान लो 2x+5 दी हुई है, 2n+5 दी है। अब बेटा n की वैल्यू यहां पे क्या रखो? 1 रखा, तो 2 और 1
2 इंटू 1 2 प्लस 5 7 आ गया, माने 1 जुड़ गया 7 से, 2 बेटा कैसे जुड़ जाएगा 9 से, 3 जुड़ जाएगा 11 से, 4 जुड़ जाएगा 13 से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो देखो क्या कर रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किसी ना किसी रूल से इसके ऊपर क्या होंगे, मैप हो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है भाई, तो सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका डोमेन जो है, डोमेन माने पहला सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो बेटा हम लोग बात करते हैं कि नई सीक्वेंस के बारे में जिसका नाम है रियल सीक्वेंस। बेटा रियल सीक्वेंस क्या होती है? रियल सीक्वेंस का मतलब हो गया, देखो ये जो सेट बना हुआ है बेटे, तो ये एक्चुअल में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये इसकी रेंज कहलाती है, जो एक्चुअल मिल के आते हैं। तो रियल सीक्वेंस क्या होगी, अगर रेंज जो है बेटा, अगर वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब कुछ भी इनपुट दे रहे हैं नेचुरल नंबर, तो हमेशा हमको क्या मिल रहा है, रियल नंबर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा होता है तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं रियल सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? फिर देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस। बेटा किसी भी सीक्वेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस पे बात करते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं बेटा। पहला तरीका क्या है कि कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, 2 3 5 7, कम से कम 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बाद में ऐसे लगा दिया डैश डैश डैश। तो ये तरीका बेटा ये हो गया। और तरीका नंबर 2 है कि उसके जनरल टर्म को डिफाइन कर दिया जाए, जनरल टर्म से डिफाइन कर दिया जाए। तुमने कहा भाई ए एन जो है, मान लिखा हमने एन स्क्वायर, एन लिखा बेटा ये एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है। और जहां पे एन जानते ही हो क्या होता है बेटा, एन कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब बिगिनिंग फ्रॉम 1। तो देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस। बात समझ में आ गई भाई? अब यहां पर बच्चों कई बार देखा होगा आप लोगों ने, अब अगर आप लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ा हुआ है, 10th में भी यूज होता है इस चीज का, एक वर्ड यूज होता है अक्सर प्रोग्रेशन। बेटा प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसको जरा देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, भाई ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के जो प्राइम नंबर दिए ये उसकी सीक्वेंस है। और एक चीज देखो बेटा यहां पर 1 3 5 7 9। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि पहली जो सीक्वेंस दी हुई है 2 3 5 7 11 13, कैन यू फाइंड आउट इट्स जनरल टर्म? तो आप कहोगे नो, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि इससे मनचाहा टर्म निकाल सकें। हाँ भाई, जरा इस सीक्वेंस को देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इसका का कोई भी टर्म अगर निकालना हो इसके आगे वाला या कहीं का भी, तो क्या निकाल सकते हो? तो आप कहोगे यस। आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे कि ये जो सीक्वेंस आपके सामने बनी हुई है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। पैटर्न क्या है? पैटर्न जो है वो इस रूल से गवर्न हो रहा है। रूल क्या है? 2n-1। अब जरा देखो बेटा, इसमें मैं तुमसे कहूं कि इसका जनरल टर्म है 2n-1। अब जरा देखिए, n की वैल्यू 1 रखिए, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखिए, दूसरा टर्म मिल जाएगा। 3 रखो, थर्ड मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 रखो, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। 5 रखो, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसका एक जनरल टर्म पता चल गया है और इससे मनचाहा टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मालूम है तुमसे कहूं कि भाई a50 क्या होगा, तो कहोगे भाई 50 इंटू 2 -1 मतलब 99। बात समझ में आ गई? तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि वी कैन फाइंड आउट मनचाहा टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा ऐसी सीक्वेंस जिसका मनचाहा टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकें, तो वो सीक्वेंस का नाम हो जाएगा आज और अभी से प्रोग्रेशन। बात समझ में आ गई भाई? तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस है whose any term
can be find out by using जनरल टर्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्रिपरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर तीसरी बात बेटा होती है सीरीज। भाई सीरीज से क्या समझते हो? तो सीरीज में बेटा क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, मान लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और इनके टर्म के बेटा क्या कर दें, इनको हम कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन, तो जो सीक्वेंस बन के आएगी नई, इसको बेटा बोलेंगे सीरीज। समझ में आ गई बात? तो अगर बेटा A1 A2 A3 टिल AN जो है ये एक आपकी सीक्वेंस है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस हो गई और ये सीरीज हो गई। बात समझ में आ गई? तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं ए डॉट पी डॉट एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो मैं तुमसे कहूंगा कि बेटा एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखूं 1 4 7 10 एंड सो ऑन। दूसरा मैं लिख दूं 2 6 10 14 एंड सो ऑन। जरा बेटा देखो इसमें, अगर मैं तुमसे कहूं 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, पैटर्न कैसा बन रहा है? तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में 7 गया 3। इसमें देखो बेटा 6 में 2 गया 4, 10 में 6 गया 4, 14 में 10 गया 4। आपने क्या देखा? आपने देखा कि डिफरेंस जो है बेटा एक टर्म और उससे पहले वाले टर्म का हमेशा क्या रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है। तो कभी भी किसी सीक्वेंस में अगर an का मतलब कोई भी टर्म, और जस्ट उससे पहले वाले टर्म की जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट आ जाए, तो बेटा क्या कहा जाएगा? हम लोग कहेंगे कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर्म कर रही है जिसका नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बेटा ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, एपी में, एपी फॉर्म कर रही है। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं ये बोलूं कि A1 A2 A3 टिल AN आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कहोगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 सब बराबर है और वो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का नाम आज हम दे दे रहे हैं डी। डी का मतलब हो गया बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और बेटा A1 जो है दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक एग्जांपल के तौर पे 11 7 3 -1, तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि ये क्या है, आर एन एपी, माने ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 माइनस 11 कितना हुआ बेटा, -4। 3 माइनस 7 कितना हुआ, ये भी -4। तो आप देख रहे हो कि -4 जो है वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, आ रहा है ना। तो जब कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या बन जाएगी, तो आप कहोगे कि ये एक, इसका मतलब ये हो गया कि एक एपी फॉर्म हो रही है जिसका फर्स्ट टर्म जो है बच्चों 11 है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा तुमसे कह दिया जाए कि
एक सीक्वेंस दी हुई है, उसका nth टर्म 4n-5 के बराबर है। आपको पता करना है कि जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं फॉर्म कर रही है। तो देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल ये है कि a1 निकाल लो। a1 कितना हो जाएगा? -1। a2 निकाल लो, 8 में 5 गया 3 हो गया। a3 निकाल लो, 12 में से 5 गया 7 हो गया। अब जरा बेटा a2 माइनस a1 करो, कितना हो गया? 4। a3 माइनस a2 करो, ये भी 4। मतलब वो प्रोग्रेशन जिसका nth टर्म 4n-5 दिया हुआ है वो एपी हो गई। ठीक है। दूसरा तरीका पता क्या है कि अगर an दिया हुआ है तो an-1 निकाल लो। an-1 कैसे निकालेंगे? दिस इज योर थर्ड तरीका, दिस इज योर फर्स्ट तरीका। बेटा an-1 निकालने का मतलब इस n में n-1 रख दो इनपुट की जगह पर, तो 4n-1 -5, ये कितना आ जाएगा भाई? 4n-9 आ जाएगा। अभी क्या करना है बेटा? अभी आप ये करिए कि an में से an-1 को सेपरेट कर दो। चलो भाई जल्दी सेपरेट करें। सेपरेट करने में कितना आएगा? 4n-5 माइनस 4n-9, ये हो जाएगा 4n-5 माइनस 4n+9। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4। जो आंसर आया इट इज फ्री फ्रॉम n। तो अगर कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म और उससे पहले वाले टर्म को माइनस करने पर कोई भी वैल्यू फ्री फ्रॉम n आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है। और बेटा ये जो डिफरेंस आया ये कॉमन डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि an दिया था 4n-5, तो n का कोफिशिएंट क्या लिखा है? 4, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो डी कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये ध्यान रहेगा ना। अब देखो बेटा, जैसे मान लो सपोज करो an की वैल्यू दी हुई है 4n² + 5 दिया हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई पता करो कि ये एपी है कि नहीं है। क्या करोगे भाई? an-1 निकाला, ये कितना हो गया? 4n-1 का होल स्क्वायर + 5। बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4n² + 4 माइनस 8n + 5। अभी क्या करोगे? an में से an-1 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4n² + 5 माइनस 4n²। जो बेटा 5 और 4 9 हुआ जा रहा था, तो +8n - 9, ये हुआ ना। ये कितना आ जाएगा भाई? 4n² कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 8n - 4। देखो जो इसका an और an-1 का डिफरेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? n पे डिपेंड कर रहा है। और n पे डिपेंड करने का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों भाई कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे n रखोगे यू विल हैव अ न्यू वैल्यू ऑफ an-1। तो देयरफॉर ये क्या हो गया कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि डिफरेंस जो है वो इट मस्ट बी कांस्टेंट, और वो नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है भाई। अच्छा चलो, अब देखो जरा तुमसे अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं कि log a दूसरा टर्म बेटा दिया है log a² b, तीसरा लिखा है log a³ b², फिर लिखा है log a⁴/b³। बेटा पता करना है आप लोगों को कि ये एपी में है कि नहीं है। तो जरा देखो भाई, मैंने क्या कहा था कि अगर डिफरेंस देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे log a² b माइनस log a, ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा log a स्क्वायर अपॉन b, और अपॉन में a, अपॉन में a क्यों होगा भाई, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n होता है, ठीक है ना। तो जरा a कैंसिल हो गया, ये आ गया log a अपॉन b आ गया, ठीक है। अच्छा जरा देखो इसको डिफरेंस निकालते क्या आएगा, तो log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर अपॉन b। देखो बेटा इसको ऐसे लिख दें अगर, log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर प्लस log b अपॉन a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस log m को log 1 अपॉन m कह सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। देखो कई कंसेप्ट बताने से फायदा ये होता है ना कि कब तुम्हारे दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये log m प्लस log n है, माने log mn हो जाएगा, माने a क्यूब अपॉन b स्क्वायर इंटू b अपॉन a स्क्वायर। देखो b से b कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a क्यूब में से a कैंसिल हो गया, तो बचेगा log a अपॉन b। आपने क्या देखा, आपने देखा कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट कितना, log a अपॉन b। इसका मतलब क्या हो गया कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, वो एक एपी फॉर्म कर रही है। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी जनरल टर्म ऑफ एन एपी। बेटा किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होगा, आओ जरा देखो। जैसे मान लीजिए ये ए है फर्स्ट टर्म, और हमने सपोज कर लिया कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपको पता है कि किसी भी एपी का अगला टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ने पे मिलता है ना। तो बेटा अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ए प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। देखो फर्स्ट टर्म में d नहीं है कुछ भी, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके nth टर्म में क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और बेटा ये जो a प्लस n माइनस वन डी आया है, दिस इज द जनरल टर्म। तो बच्चों इन जनरल टर्म को हम लोग tn से डिनोट करते हैं, तो tn हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आ गया बेटा। a मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और tn का मतलब हो गया nth टर्म। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे कहूं छोटा सा एग्जांपल, 2 7 12 का 50th टर्म क्या होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन है ये। ए बेटा हो गया 2, डी देखो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 12 माइनस 7 है कि नहीं है, 7 में 2 गया 5, 12 में 7 गया 5, एपी बन गई। तो फार्मूला 50 टर्म निकालना, मैंने टी 50 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एन की वैल्यू होगी 50। तो टी 50 कितना हो जाएगा, ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, तो होता है ना बच्चों। ए कितना है 2, 50 माइनस वन इज 49, डी कितना है बेटा, डी है 5, कितना हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 2 प्लस 45 5 24 245, तो 247 इज द आंसर। तो एक बात समझ लो कि जो बेटा जनरल टर्म का फार्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें दो चीजें बता रहा है कि अगर इसमें हमें तीन चीजें दे दी जाए तो हम चौथी चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या दो कंडीशन अलग अलग दे दी जाए और उससे हम बाकी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक एपी है, इसका 7 टर्म 105 है, और मैंने कहा कि इसका 18 टर्म जो है 217 है। आपसे कहा जा रहा है ए निकालो, डी निकालो, 7 टर्म निकालो, ओ 17 टर्म निकालो। क्या करोगे भाई, देखो बेटा T7 का मतलब हो गया A प्लस 6D, ये हो गया 105। T18 का मतलब A प्लस 17D, ये कितना हो गया 217, दोनों को कर दिया है माइनस, ये कैंसिल हो गया।
17 में 6 गया बेटा 11D, 7 में से 5 गया 2, 1 1 112 आ गया, तो D की वैल्यू आ गई 112/11। समझ में आ गया भाई। अब D की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, A निकाल लीजिएगा जो भी आ जाए, और जब A निकल आएगा D निकल आएगा तो T17 भी निकल आएगा। वैसे भी T17 हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे? T18 दिया है बेटा, तो T18 में अगर D घटा दो कितना आ जाएगा? T17। ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तुमसे कह दिया जाए भाई कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा ये है कि 2 5 8 अप टू 50 टर्म्स, और दूसरी सीक्वेंस की है 3 5 7 अप टू 60 टर्म्स। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों सीक्वेंसेस में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं। कॉमन टर्म का मतलब बेटा देखो क्या हुआ, देखो यहां पे 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, ये एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 8 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, फिर 14 आएगा। इस तरीके से आएंगे। यहां देखो 3 और यहां पे 2 का डिफरेंस है, तो 5 2 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ऐसे बढ़ेगा ना। तो बेटा 11 11 फिर कॉमन आ गए। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों में नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने होंगे। तो हमने क्या किया है, इसको क्वेश्चन करने का एक बेटा लॉजिकल तरीका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल समझो, हमने माना कि पहली जो सीरीज है, सीक्वेंस है, उसका mth टर्म दूसरी सीक्वेंस के nth टर्म के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस m-1, d कितना है? 3, an क्या, tn कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस n-1, d कितना है इसमें? 3 है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, जरा देखो, इसको ओपन करोगे तो 2 प्लस 3m-3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n-3। ये कैंसिल हो गया भाई, ये कितना आ जाएगा? 3m-1 इज इक्वल टू 3n हो गया। एक बेटा यहां पे छोटी गलती हो गई है, यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, मैंने 3 लिख दिया, तो इसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। अभी कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 प्लस 3m-3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n-2। भाई कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3m-1 इक्वल्स टू 2n+1। तो बेटा इससे निकल आएगा कि 3m इक्वल्स टू 2n+2 आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, ऐसा हमेशा जब भी आइडेंटिकल टर्म निकालने हो तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि यहां पर जो m है और n है इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं m/2 बराबर n+1/3, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। देखो क्यों भाई, क्योंकि 3m लिखा हुआ है, इसमें 2 कॉमन लेके n+1 आ गया। हमेशा ध्यान रखो बेटा कि ये ऐसे एक्सप्रेशन को बनाना है जिसमें m और n के कोफिशिएंट 1 बन जाए, तो ये आ गया तुम्हारा। अब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसका नाम दे दिया k। तो बेटा ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि m की वैल्यू 2k है और n की वैल्यू कितनी है? 3k-1। अच्छा अब जरा देखो, पहली सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने दिए थे? 50 दिए थे ना। इसका मतलब कौन टर्म जो है, मतलब अप टू हाउ मच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अधिकतम 50वां टर्म, माने m की वैल्यू कितनी हो सकती है तक? अधिक से अधिक 50 हो सकती है। मतलब 2k जो है वो हमेशा 50 से कम रहेगा। ये बात समझ में नहीं आई? मेरे कहने का मतलब है बेटा, जैसे तुमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर देखा था
कि दूसरा टर्म आइडेंटिकल हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर सातवां हो गया, तो ऐसे अप टू विच टर्म आइडेंटिकल हो सकते हैं? तो 50th टर्म तक जो है टर्म वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब 50 जो आखिरी टर्म है वो आइडेंटिकल हो सकता है बेटा। इसी तरह n जो है वो क्या है, वो दूसरी सीक्वेंस जिसमें 60 टर्म दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 3k माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 60। तो यहां से k की वैल्यू आ गई लेस देन आर 25, यहां से कितना आएगा, k इज लेस देन आर इक्वल टू 61 अपॉन 3, मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा k इज लेस देन आर इक्वल टू 20:1/3, ये तो है ना। अच्छा बेटा, हमने कहा कि k की वैल्यू 25 से छोटी है और मैंने कहा k की वैल्यू 21/3 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि k बराबर 20, क्योंकि k भी एक, देखो बेटा m जो क्या है, m एक नेचुरल नंबर है, तो k भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे k बराबर 20 क्या शो कर रहा है, k बराबर 20 शो कर रहा है कि हम m की वैल्यू जो है वो जो k पे डिपेंड कर रही है उसमें k हम 1 से लेकर 20 वैल्यूज तक रख सकते हैं, मतलब दोनों सीक्वेंसेस को k की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी वो होगी 20। इसका मतलब क्या हो गया, therefore there are 20 आइडेंटिकल टर्म्स, ठीक है भाई। आपके पास कितने टर्म्स आ गए आइडेंटिकल बेटा, आप कहोगे 20 आइडेंटिकल टर्म्स हो जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। चलो अच्छा, अगर तुमको समझ में आ गया है क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है बेटा, और इसका सोल्यूशन जो है, जो भी हो मुझे इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैंने आपसे कहा कि भाई एक सीक्वेंस दी हुई है 3 7 11 कहां तक, 407 तक, और दूसरी दी है 2 9 16, ये 709 तक दी है। आपको इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने हैं या आइडेंटिकल टर्म्स निकालने हैं दोनों सीक्वेंसेस में। तो ये बेटा आपका काम है, फटाफट मुझे करके इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है, ठीक है ना। देखो भाई, अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि मान लीजिए A1 A2 A3 और AN ये जितने भी हैं वो AP में है, ठीक है ना। और जितने, एक बात समझ लो बेटा, यहाँ पे जितने भी AIs हैं माने A1 A2 ये सब क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। आपको अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3, ये बेटा प्लस अलग है बाहर, 1 अपॉन A3 प्लस A4, 1 अपॉन अंडर रूट AN माइनस 1, इसकी वैल्यू पता करनी है बेटा। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस रूट AN के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 N माइनस 1, और नंबर 4 नन ऑफ दीज। अब देखो भाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देख के ही तुम्हारे मन में विचार आ जा रहा है कि A1 A2 A3 ये क्या दिए, AP में दिए हैं बच्चों। इसका मतलब हो गया कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और AN माइनस 1 सभी किसके बराबर होंगे, D के बराबर होंगे। ये बात क्लियर होगी तुम लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं जरा सा भी। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि ये A1 A2 A3 टिल AN जो दिए हैं वो AP में दिए हुए हैं। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्या ये बेटा इस गिवन क्वेश्चन में मिल सकता है? हाँ, जरा देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस A2 लिखा है, इसे क्या ले सकते हो? तो देखो बेटा, मैंने क्या किया,
मैंने जबरदस्ती अंडर रूट A2 और माइनस A1 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट A2 A1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड हुआ कितना आ गया हमारे पास आ गया अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये A प्लस बी है और ये A माइनस बी। A प्लस बी इंटू माइनस बी कितना होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो तुमने देखा बेटा कि 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस A1 को A2 माइनस A1 दोनों के अंडर रूट अपॉन A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं उसी तरीके से कि 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे A3 का अंडर रूट A2 का अंडर रूट अपॉन A3 माइनस A2। समझ में आ गई बात। तो जो तुम्हारी सीक्वेंस दी हुई थी, सॉरी सीरीज दी हुई थी, वो क्या दी थी, 1 अपॉन A1 प्लस A2, 1 अपॉन A2 प्लस A3, 1 अपॉन AN माइनस 1 प्लस AN। तो बेटा इसे क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे ये जो है वो A2 माइनस A1 अपॉन में A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 अपॉन A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस सॉरी A4 माइनस A2 अपॉन A4 माइनस ये A3 बेटा यहाँ पे A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 हो जाएगा और लास्ट में अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1 अपॉन में AN माइनस AN माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा जरा अब देखो हर एक टर्म का डिनोमिनेटर देखो, ये क्या है बेटा D, ये भी D, ये भी D, ये भी D। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इस D को हम लोग बाहर कॉमन बुला सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन D बाहर आ गया। अब कितना बचा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास बचा अंडर रूट A2 माइनस A1 A3 माइनस अंडर रूट A2, लास्ट में क्या बचेगा अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1। ठीक है, अब जब देखो क्या हो रहा है बेटा, सारे टर्म यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जबरदस्ती हमने फिर अंडर रूट न्यूमरेटर से हटाया, तो मैंने क्या किया होगा अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, ये तो किया है। अब जरा देखो AN माइनस A1, AN क्या होता है जनरल टर्म ऑफ AP, तो बेटा फार्मूला क्या होगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D और माइनस A1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉन में कितना है D अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1, ये तो हुआ। A1 से A1 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया मेरे पास में, हमारे पास में आ गया N माइनस 1, ये D बचेगा, इसे कैंसिल हो गया अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा, हमारे पास फाइनली आ गया N माइनस 1 अपॉन अंडर रूट AN प्लस A1। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया था, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो ये ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे इसमें। अगर समझ में आ गया है तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर एग्जाम्पल। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अगेन A1 A2 A3 और AN ये AP में है, तो आपसे पूछा जा रहा है
कि 1/A1A2, 1/A2A3, 1/A3A4 अप टू 1/an-1 की वैल्यू क्या है? बेटा इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है n-1 अपॉन A1an, ऑप्शन 2 दिया है n-1 अपॉन an-1, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 0 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेटा इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए? हाँ, आपको ये दिया हुआ है कि A1 A2 A3 AN AP में दिए हैं, मतलब क्या हो गया बेटा, A2 माइनस A1 जो होगा वो D के बराबर, A3 माइनस A2 D के बराबर और लास्ट में AN माइनस AN-1 D के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे ली जाए बेटा? तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में अपने मन से जबरदस्ती हम D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड कर दे रहे हैं हर टर्म को। तो बेटा यहां पे आ जाएगा D अपॉन A1an, सॉरी A1A2, D अपॉन A2A3, D अपॉन A3A4 और लास्ट में क्या आएगा D अपॉन AN-1 और AN। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, बेटा D का मतलब क्या है? D का मतलब होता है A2 माइनस A1 कह दो, यहां पे A1 A2 लिख दिया। इस D का मतलब बेटा अगर A3 माइनस A2 लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही बात है ना बेटा। यहां पर अगर A4 माइनस A3 लिख दें तो कैसा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा ना। और लास्ट में D की जगह पर AN-1 लिख दें तो ये भी तो अच्छा लग रहा है। अभी के समय बेटा क्या है, बाइफरकेट करने का, जब बाइफरकेट करो तो ये आ जाएगा 1/A1 माइनस 1/A2, 1/A3 माइनस 1/A2, 1/A3 माइनस 1/A4, लास्ट में क्या आ जाएगा 1/AN-1 माइनस 1/AN। ये तो हुआ। जरा देखो बेटा 1/A2 कैंसिल हो गया, ये सॉरी यहां पर A4 यहां पे होगा, A3 यहां पे होगा, ये बेटा कैंसिल हो गया। देखो सारे टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे AN बचेगा, यहाँ AN-1, सब कैंसिल हो जाएंगे तो एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, हमारे पास बचा 1/AN और 1/A1, ये तो बचा। अब जरा देखो बेटे 1/D, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो बेटा थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है यहां पर, इसको मैं इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूं थोड़ा सा और क्लियरिटी जिससे आ जाए, क्योंकि लिखने में प्लस और माइनस की गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, देखो ये आ जाएगा 1/D। ठीक है, जब बाइफरकेट करोगे तो यहां पे तो 1/A1 आएगा माइनस 1/A2 आएगा, यहां पे 1/A2 आएगा माइनस 1/A3 आएगा, यहां पे 1/A3 माइनस 1/A4 आएगा और लास्ट में 1/AN-1 आएगा और माइनस 1/AN आएगा। अभी ठीक है बेटा, पहले उल्टा मैंने लिख दिया था। तो देखो ये माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 कैंसिल हो गया, माइनस 1/A3 प्लस 1/A3। अब देखो सारे टर्म्स अपने अगले टर्म से कैंसिल होते जा रहे हैं, तो इससे पहले जो AN- है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, 1/D बचेगा, 1/A1 माइनस 1/AN बचा। अब जरा देखिए इसको बेटा क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं
an माइनस a1 अपॉन डी a1 इंटू an। अब an का फार्मूला क्या होता है भाई? an का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1d माइनस a1 अपॉन डी a1 an। ए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? n माइनस 1 डी अपॉन डी a1 an। फाइनली कितना आ गया? n माइनस 1 अपॉन में a1 इंटू an। ठीक है, तो कोई ऑप्शन दिया था बेटा इस क्वेश्चन में? यस, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें? अच्छा, अब जरा बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि अगर अगेन ये कहा जा रहा है कि a1 a2 an आर इन AP और D इनका कॉमन डिफरेंस है, तो आपसे कहा जा रहा है भाई कि साइन D कोसेक a1 इंटू कोसेक a2 प्लस कोसेक a2 प्लस कोसेक an माइनस 1 इंटू कोसेक an। बेटा इसकी वैल्यू जो है आपको पता करनी है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है 0, ऑप्शन 2 दिया है cos an माइनस cos a1, ऑप्शन 3 दिया है cot a1 माइनस cot an, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है sin an माइनस sin a1। तो बच्चों जरा देखो, अगर जो पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर वो क्वेश्चन तुम लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग अपने आप सॉल्व करिए और आंसर लिख के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दीजिए कि भाई आंसर इस सवाल का ये आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूछे हुए ही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक वही लगेगी जो कि हम लोगों ने पहले करा हुआ है। सिंपली अब मुझे देखना है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बस मैं एक हिंट दे दूंगा आप लोगों को कि डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू, जैसे डी लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पे इसको a2 माइनस a1 लिख देना, a3 माइनस a1 a2 लिख देना एंड सो ऑन। और एक फार्मूला मैं और बता दूं जो यूज हो सकता है तुम्हारा इसमें, साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस फार्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, और इसका ऑप्शन जो है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे आप जरूर बताएंगे, तभी मुझे ये एहसास होगा कि आप लोगों ने पूरी लेक्चर को अटेंड किया है। ठीक है, अब लोग बेटा बात करने जा रहे हैं अबाउट दी selection of terms of an AP। भाई ये क्या है?
हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। भाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या है? मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी एपी के टर्म्स को सेलेक्ट करो, तो कुछ तरीके हैं जिनको हम सपोज करके एपी के टर्म्स को मानेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेंगे। तो जैसे कभी मान लो बेटा हमको 3 टर्म लेने हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, इनके टर्म एपी के 3 टर्म ए माइनस जी ए और ए प्लस जी सपोज करने चाहिए। मान लो 5 टर्म निकालने, पहले और की बात कर रहे हैं, तो 5 टर्म में क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे रहेगा, इधर डी जोड़ दो, ए प्लस डी, इधर घटा दो, फिर इधर जोड़ दो, इधर घटा दो, ठीक है। तो 3 5 के लिए बीच का टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस डी हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो मैं 4 टर्म निकाल रहा हूं बेटा, तो क्या करते हैं, तो हमेशा बीच में ए माइनस डी और ए प्लस डी मानो। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 2d, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इसके बेटा पहले टर्म कितना हो जाएगा, a माइनस 3d, इसके आगे क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। मान लीजिए मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ 6 मानने हो, तो बेटा ये तो 4 रहेंगे ऐसे से, इसके आगे क्या आ जाएगा, a प्लस 5d और यहां पे आ जाएगा a माइनस 5d। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा बेटा, जैसे तुमसे मैं कहूं कि 100 रुपए जो है वो आपको 3 लोगों में बांटने, और 3 लोगों में ऐसे बांटने हैं कि सबका जो डिफरेंस है वो बराबर हो, माने एपी में हो। ऐसा करते हैं कि 100 की जगह 120 कर देते हैं बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा भाई 120 को 3 पार्ट में डिवाइड करो कि ये तीनों पार्ट जो है वो एपी फॉर्म करें, ठीक। और ये भी कहा गया कि जो हाईएस्ट पार्ट है वो क्या हो, 2 टाइम ऑफ लोवेस्ट हो, ठीक है। तो भाई देखो इसका मतलब हो गया 120 को 3 पार्ट डिवाइड करना है, तो हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा भाई सबसे पहला पार्ट ए माइनस जी, दूसरा ए और ए प्लस जी हो गया। ये तो हुआ ना, मैंने कहा था भाई 3 टर्म लाने हो तो ए माइनस जी ए प्लस जी मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस जी किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी डी कैंसिल, 3 कितना हो गया 120, मतलब ए बराबर आ गया 40। अब क्या कह रहा है बेटा आगे, अब आगे कह रहा है कि जो बिगेस्ट पार्ट है, अब बिगेस्ट पार्ट में हमने कहा भाई ए प्लस डी है, ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस डी, लोवेस्ट पार्ट का ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 2a माइनस 2d, मतलब कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3d आ गया। a कितना दिया हुआ है, a दिया बेटा 40, तो बराबर 3d, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। तो मैं तुमसे पूछा पहला टर्म कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 40 माइनस 40/3, ये कितना आ जाएगा भाई 80/3 आ जाएगा, 120 माइनस 40 है ना। दूसरा टर्म तो पहले तुमको 40 आया है, और तीसरा टर्म क्या है बेटा a प्लस डी, तो a प्लस डी माने 40 प्लस 40/3, ये कितना आ जाएगा 160/3, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो भाई अगले हम लोग बात करने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के n टर्म का सम क्या होता है। तो भाई देख लो सिंपल बात है, अगर a1 प्लस a2 प्लस an माइनस 1 प्लस an लिखा हुआ है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं Sn, ठीक है।
इसका मैं सम निकालना है। तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा मैंने इस सीरीज को अपोजिट टर्म से लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। बेटा ऐड करने पे क्या आएगा, 2SN आ जाएगा। यहां कितना आएगा, यहां आएगा A1 प्लस AN, यहां कितना आएगा A2 प्लस AN माइनस 1, यहां पे आएगा A3 प्लस AN माइनस 2, और लास्ट में फिर A1 प्लस AN आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जरा ध्यान समझो। जैसे मैं तुमसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं 1 3 5 7 9 11 13 और 15, देखो बेटा पहले और आखिरी का जोड़ कितना हुआ, आपने कहा 16, 3 और 13 कितना हुआ 16, 5 और 9 कितना हुआ 16। समझ में बात नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई टर्म हम बिगिनिंग से और एंड से ले रहे हैं तो उनका सम हमेशा कैसा होगा, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये जो सम है वही सम ये भी एक होगी, A2 माने बिगिनिंग से सेकंड, और AN माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, एंड से सेकंड। A3 माने बिगिनिंग से थर्ड, और AN माइनस 2 माने एंड से थर्ड। A1 माने फर्स्ट, AN माने लास्ट। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, 2SN की वैल्यू आ गई A1 प्लस AN, A1 प्लस AN, और लास्ट में A1 प्लस AN आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा कितना हो गया, SN की वैल्यू आ गई 2SN जो हो गया। ये बेटा कितने टर्म लिखे हुए हैं, तो आप कहोगे n टर्म्स हैं, तो n टाइम A1 प्लस AN के बराबर होंगे। तो मैं तुमसे पूछूं बच्चों की SN की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे SN बराबर n/2 A1 प्लस A। और A1 को बेटा अगर हम लोग कहते हैं A और AN को बोले लास्ट टर्म, तो किसी भी AP के n टर्म का सम का फार्मूला क्या बना, सम का फार्मूला बना n/2 A प्लस L बन गया। ठीक है, अच्छा जरा आप देखो बेटा L का मतलब लास्ट टर्म या TN बोलते थे, तो फार्मूला देखो क्या आ जाएगा, SN बराबर n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ जाएगा भाई, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों हमारे सामने एक फार्मूला और आ गया, sum of n terms of an AP is Sn equals to n/2 2A plus n minus 1 into d। एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला क्या बताया था बेटा कि Sn is equal to n/2 A plus L। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। तो हम लोगों ने बेटा दो फार्मूले सीख लिए, और इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग आगे की जो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो करेंगे। कैसा लगा बेटा आप लोगों को, पढ़ने में समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया, या कुछ कमियां रह गई हो तो प्लीज इसको डिस्क्राइब करिएगा, जिससे कि मैं जान पाऊं कि मुझे अभी और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।